गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम दिशा सोनगरा एंड आज हम क्या देखने वाले हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम। इससे प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर बता चुकी हूँ इंडोक्राइन सिस्टम पे। उसमें हमारे आधे ग्लैंड तो हो ही चुके हैं, अब कुछ 1-2 बचे हुए ग्लैंड्स है वो भी आज हम फिनिश कर देंगे और हमारा इंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट ग्लैंड की ओर। तो ये क्या है हमारे पिनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये हमारी पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, ये कहाँ पे, जैसे ये कॉर्पस कोलोसोम में इसके जस्ट नीचे की साइड दिख रही है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, पिनियल ग्लैंड। ठीक है, और इसको और जूम करके बताया गया है पिनियल ग्लैंड को। ठीक है, और पिनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है तो मेलाटोनिन, जो किस में हेल्प करता है, तो जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है उसमें जो मेन रोल होता है वो मेलाटोनिन का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरी पे। तो थ्योरी पे क्या है, तो ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो जो फोर ब्रेन की डोर्सल साइट होती है वहाँ पे क्या होती है हमारी पिनियल ग्लैंड, और 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। और कलर किस टाइप का होता है इसका, तो रेडियस ब्राउन कलर होता है। देन इसका सिक्रीशन क्या है, तो ये क्या सिक्रीट करती है, तो ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन करती है। उससे में मेलाटोनिन किसके लिए हेल्प करता है, तो ये रेगुलेशन करता है जो हमारी हार्ट रहती है, हार्ट की रिदम रहती है, हार्ट बीट रहती है, वो 24 आवर कंटिन्यूसली जब रिदम करती है, जो बीटिंग हो रही है हार्ट की। ठीक है, उसमें मेन रोल प्ले करता है मेलाटोनिन, जो उसका प्रॉपर जो साइकिल चल रही है, रिदम हो रही है प्रॉपर 24 आवर, उसको उसमें हेल्प करता है। साथ ही जो हमारी स्लीप वेक साइकिल, जैसे हम डेली सोते उठते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेली रात को 11 बजे सोते हैं, तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि उसकी हमें आदत हो जाएगी, हम बोलते नहीं अब तो मैं 11 बजे सोना है मतलब सोना है। तो वो क्या एक साइकिल बन जाती है हमारी, और वो किसकी हेल्प से बनती है, तो मेलाटोनिन की। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, तो वो भी जो 28 डे होते हैं या 30 डे होता है, उसके अकॉर्डिंग ही डेली आती है हर मंथ। तो वो भी एक साइकिल बन जाती है कि भाई 28 डे में आना है या फिर 30 दिन 30 डेज में आना है, तो वो एक पूरी साइकिल्स बन जाती है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड क्या करती है, किसमें मेन रोल प्ले करती है, तो जितनी भी साइकिल्स होती है बॉडी में उसको मेंटेन करके रखती है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड में भी कौन, तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन इसमें मेन रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का मेन जो रोल होता है वो क्या होता है, तो ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है। देन इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है, तो ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, ये हो गया हमारा राइट लोब और ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट लोब। ठीक है, देन ये न्यूबॉर्न में थाइमस का स्ट्रक्चर बताया है, और ये एडल्ट में, मीन्स जो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, एज के अकॉर्डिंग क्या करती है, डीजनरेट होने लग जाती है। तो जब स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न रहता है, न्यूबॉर्न बेबी रहती है, तो उसमें जो थाइमस का साइज होती है वो कुछ इतनी बड़ी होती है जैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, 10 से 15 ग्राम का होता है थाइमस ग्लैंड। और एडल्ट में फिर क्या होता है वापस से, ये एडल्ट में भी 10 से 15 ग्राम का ही रहता है। ठीक है, पर एक 10 से 15 ग्राम का न्यूबॉर्न बेबी में देख लीजिए इसका साइज कितना बड़ा दिख रहा है, और फिर इसमें नॉर्मल साइज हो जाता है उसका। और फिर एडल्ट के बाद जब वापस से जैसे मीन्स प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी तक बढ़ता है वो, फिर प्यूबर्टी के बाद वापस से डिजनरेट हो होके एडल्ट एज में क्या होता है, उसकी जो एक फिक्स रहता है 10 से 15 का, उसमें चले जाता है वो। ठीक है, और फिर बाद में जैसे ही एज होने लग जाती है तो फिर वो धीरे धीरे डिजनरेट होके पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और फिर एक लास्ट स्टेज आ जाती है जहाँ पे क्या होते हैं, हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी थ्योरी पे। तो सबसे पहले ये लोकेट कहाँ पे होता है, तो ये जो लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है, बिटवीन द लंग्स, और जो स्टर्नम होता है उसके पीछे की साइड होता है। स्टर्नम क्या होता है, तो जो रिब्स को अटैच करके रखता है, जो जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, रिब केज। ठीक है, तो वो रिब्स को अटैच करने का काम कौन करता है, स्टर्नम करता है। और जो वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा में होता है क्या, तो हमारा थाइमस ग्लैंड। फिर एक एवरेज साइज बताई गई है इसकी, तो 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इम्पोर्टेंट रोल जैसे मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है। और जो जैसे जो 2 लोब्स होते हैं इसमें, इनको ज्वाइन करने का वर्क कौन करता है, तो जो एरियोलर टिश्यू होता है वो, जो 2 लोब्स है उन
लोब्स को ज्वाइन करने का वर्क करता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको कि जब एट द बर्थ न्यूबॉर्न बेबी में कितना रहता है इसका वेट, तो 10 से 15 ग्राम, और ये कब तक बढ़ता रहता है, अंटिल प्यूबर्टी तक ये ग्रो होती रहती है हमारी थाइमस ग्लैंड, और ग्रो होके कितना हो जाता है इसका वेट, तो 30 से 40 ग्राम हो जाता है इसका वेट। और ठीक है, 30 से 40 ग्राम हो गया, और फिर जैसे ही हमारी मिडिल एज आएगी, मीन्स हम एडल्ट होंगे, तो जितने हमारे जो बर्थ के टाइम पे वेट था हमारी थाइमस ग्लैंड का, 10 से 15 ग्राम वापस से उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और जो हमारी थाइमस ग्लैंड है इसका वर्क क्या होता है, तो जो ये लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स का मेचुरेशन करने का वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे लिम्फोसाइट मेच्योर होती है किसमें, तो टी लिम्फोसाइट में मेच्योर होती है। और ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मेरो में ओरिजिन हो जाता है। देन फिर मेचुरेशन के लिए कहाँ आती है लिम्फोसाइट, तो हमारी थाइमस में आती है, थाइमस में मेचुरेशन हो जाता है किस फॉर्म में, तो टी लिम्फोसाइट में मेचुरेशन हो जाता है। देन फिर ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट थाइमस को भी छोड़ देती है मेच्योर होने के बाद, और फिर कहाँ चले जाती है, तो ये ब्लड में एंटर कर जाती है। ब्लड में इसका रोल क्या रहता है, तो जो एंटीजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती है, ठीक है। कौन, हमारी टी लिम्फोसाइट्स है। और जैसे हमने देखा होगा कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो डिजनरेट हो जाती है, उससे क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उनको मल्टीपल डिसीजेस घेर लेती है, तरह तरह की डिसीजेस होने लग जाती है। फिर इम्यून सिस्टम इतना साथ नहीं दे पाता है, क्यों, क्योंकि जो उनका थाइमस होता है वो बहुत ही खत्म, मतलब जैसे पहले तो क्या 10 से 15 था, फिर 10 से 15 के बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही हमारी एज होने लग जाती है पूरी तरह से वो खत्म होने लग जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि हम जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे लड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक एट द टाइम के आने के बाद फिर हमारी एज पूरी तरह से खत्म हो जाती है और हम डेड की ओर चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ओल्ड इंडिविजुअल में जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, थाइमस ग्लैंड डिजनरेट हो जाती है इसलिए। देन नेक्स्ट क्या है, तो पेनक्रियास, ठीक है। अब पेनक्रियास किस टाइप का ऑर्गन है, तो ये एक कंपोजिट ग्लैंड होती है, ठीक है, कंपोजिट ऑर्गन होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्क क्या होता है, तो ये डक्ट वाली होती है, ठीक है। इसके पास अपनी एक डक्ट होती है जिससे जो भी ये केमिकल, जो भी जूस होते हैं पेनक्रेटिक, उनको पहुंचाने का हेल्प कर देती है। पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस होती है, ठीक है। तो जो पेनक्रियास है, जो ये केमिकल्स बनाते हैं, कौन से, जो इंडोक्राइन ग्लैंड, जो इंडोक्राइन पेनक्रियास होती है वो जो भी केमिकल्स बनाती है वो विदाउट डक्ट के ही अपने जो साइट ऑफ एक्शन है वहां तक अपने केमिकल को पहुंचा देती है, ठीक है। और जो पेनक्रेटिक एंडोक्राइन होता है वो केवल कितना होता है, तो ओनली 2%, मीन्स जो पेनक्रियास होता है उसमें केवल 2% फंक्शन होता है, एंडोक्राइन फंक्शन होता है, ठीक है। मीन्स ऐसी टिश्यू 2% ही होती है जो इंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करती है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होती है, तो क्लस्टर्स के फॉर्म में होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो पेनक्रेटिक इसलेट बोलते हैं, और इसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम में अपने केमिकल्स को डायरेक्टली फ्लो करवा देती है, डायरेक्टली सर्कुलेट करवा देती है। और ये कितने होती है, तो 1 to 2 मिलियन होती है पेनक्रेटिक इसलेट्स। और 3 टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीशन करती है ये। फर्स्ट हो गया अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अब ये अल्फा सेल क्या करती है, तो अल्फा सेल जो होती है ये ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। और जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। जो 75% इसलेट सेल होती है वो किसका सिक्रीशन करती है, इंसुलिन का, ठीक है। और जो डेल्टा सेल होती है ये किसका सिक्रीशन करती है, तो सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो ग्लूकागोन होता है और जो हमारा इंसुलिन होता है, इन दोनों को इनिबिशन का काम करती है, कौन, सोमेटोस्टेटिन। और इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन रहता है उसको भी इनिबिट करने का वर्क करती है हमारी सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। और जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो किसके बीच रहता है, तो 3.5 से 8 मिलीमोल पर लीटर के बीच में होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्या है, तो blood glucose level are controlled within this range mainly by opposing action of insulin and glucagon। मीन्स जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये कैसे वर्क करता है, तो अपोजिंग एक्शन करता है किसके बीच, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन। किस टाइप से, तो जो ग्लूकागोन होता है ये क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है उसको इंक्रीज करने का वर्क करता है। और वहीं जो इंसुलिन होता है वो इसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। जैसे जो हमारी डायबिटीज मेलेटस होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है
इसमें जैसे टाइप 1 टाइप 2 होता है, तो टाइप 1 में तो इंसुलिन पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है, ठीक है, तो फिर इंसुलिन बाहर से देना पड़ती, इंसुलिन बनती ही नहीं है बिल्कुल भी। पर जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन तो होती है, पर जो ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी इंसुलिन उसको मेंटेन ही नहीं कर पाती, उसको रिड्यूस ही नहीं कर पाती है। मीन्स वो बनती तो है पर इतनी ज्यादा नहीं बन पाती है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर सके। तो फिर उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन और देते हैं, और उससे क्या होता है फिर जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी इंसुलिन वर्क करती है। तो इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जिसमें 51 अमीनो एसिड होती है। देन जो ये इंसुलिन होता है ये क्या करता है, जो ये ग्लूकोज रहता है इसको रिड्यूस करता है, ग्लूकोज को स्टोर करने का वर्क करता है, ठीक है। तो जो हमारी मीन्स इसमें किस में रोल करता है ये, तो जो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे सेल मेम्ब्रेन कैसी रहती है कि किसी भी चीज को अपने अंदर इतनी आसानी से नहीं जाने देती है, ठीक है, ये इम्परमेबल होती है। तो ये जो इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो वो किसे होते हैं, वो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन के थ्रू ही जो ग्लूकोज रहता है जो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर कर पाता है, ठीक है, वो भी आसानी से, किसकी हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। क्यों, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे क्या रहते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर रहते हैं, उसकी हेल्प से, इंसुलिन रिसेप्टर की हेल्प से जो हमारा ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर इंटर कर पाता है, इम्पोर्ट हो पाता है। उससे क्या होता है, जो भी हमारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो सेल के लिए जो फ्यूल का वर्क करता है वो कौन होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो अंदर नहीं घुसने देती है। तो वो किसकी हेल्प से घुस पाता है, तो जो इंसुलिन रहता है, इंसुलिन उसकी हेल्प के कारण ही अंदर सेल के अंदर इंटर कर पाता है, और जो सेल की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो पाती है, ठीक है। और द टिश्यू मोस्ट सेंसिटिव टू द एक्शन मीन्स जो ऐसी टिश्यू जो इंसुलिन के कारण बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स, एडिपोस टिश्यू और लीवर। क्यों, किस टाइप से, तो वो हम देखते हैं। मीन्स जो हमारी लीवर होती है वो क्या करती है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पर इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को ले लेती है। तो उससे क्या होती है, जो हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है वो हल्का सा कम पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन उसके अगेंस्ट काम करती है, इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। तो इससे हमारी लीवर, स्केलेटल मसल्स, एडिपोस टिश्यू, इन पे असर आता है। जैसे और आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे ब्लड ग्लूकोज, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट आर इन एक्सेस ऑफ इमीडिएट नीड इंसुलिन प्रमोट्स। मीन्स जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की या फिर न्यूट्रिएंट की, तो ये किस टाइप से इंसुलिन अपने स्टोरेज फॉर्म से जो ग्लूकोज को देता है, तो ये क्या करता है, तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है लीवर में और स्केलेटल मसल्स में। मीन्स क्या, इसका मीन्स मतलब क्या होता है कि जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन में। मीन्स जो हमारे ग्लूकोज जो ये शुगर पार्टिकल्स है वो उसका स्टोरेज फॉर्म होता है, क्या, ग्लाइकोजन स्टोरेज करवाता है, किसमें, ग्लाइकोजन में। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जैसे लीवर और स्केलेटल मसल्स में, मीन्स जो लीवर्स होती है, लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज सबसे ज्यादा होता है, इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इंसुलिन आती है और जो ग्लूकोज है उसको पूरे ग्लाइकोजेनेसिस में करवा देती है। और फिर ग्लाइकोजन में मीन्स एक जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक ग्रुप बना लेते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाते हैं। और जैसे हमारे जो फैटी एसिड रहती है वो किसमें, तो फैट में स्टोर हो जाती है, किसमें, तो एडिपोस टिश्यू में। इसको क्या बोलते हैं हम, लिपोजेनेसिस। मीन्स जितना भी फैट पार्टिकल्स होता है ये इसको भी स्टोर कर लेती है, किसमें, एडिपोस टिश्यू में। जैसे सबसे ज्यादा फैट पार्टिकल कहाँ पे डिपोजिट होता है, तो हमारी जो बेली पार्ट होता है वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, जो इंसुलिन वो स्टोरेज कर देती है। देन नेक्स्ट क्या है, तो डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। फिर ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स जैसे अभी हमने जो नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखा था कि जो ग्लूकोज है वो किस में स्टोर हो रहा है, तो ग्लाइकोजन में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो
जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करता है ये, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस करवा देता है, जिसमें जो ग्लाइकोजन होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, जो सिंपल सुगर्स होती है उसमें, और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और जो मेनली जो इंसुलिन है इसका सबसे ज्यादा सिक्रीशन कब होता है, जब हम मीन्स आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाते हैं हम, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसमें क्या शुगर, कोई सा फूड खाओ हम, तो उसमें सबसे ज्यादा तो किसका मेन मेन रोल किसका होता है, तो शुगर सबसे ज्यादा किसी भी चीज में हम खाएं तो शुगर आता है। जैसे रोटी भी खा रहे हैं तो रोटी में भी क्या है, शुगर आ रहा है। तो मील जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारे शुगर लेवल जो रहता है वो अचानक से बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब शुगर का टेस्ट करवाओ तो कभी भी जस्ट खाना खाने के बाद नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खाना खाने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारा शुगर लेवल वैसे भी इंक्रीज रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है। देन फिर नेक्स्ट क्या होता है, तो ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करता है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करके रखता है। ठीक है, जैसे जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो क्या हो जाएगा कि जो ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज हो जाएगा, जैसे लीवर में, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, और जो जैसे कम कब होने लग जाता है, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा एकदम से ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसमें भी ग्लूकागोन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और नेक्स्ट क्या है, तो सोमेटोस्टेटिन का तो मैंने आपको बताया ही है कि ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, तो जो हमारा ग्लूकागोन है उसको भी इनहिबिट करता है, इंसुलिन को भी इनहिबिट करने का वर्क करता है, और साथ ही जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, फिर ये कुछ ऐसे ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन है, जो इंडोक्राइन फंक्शन को प्ले करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या हो गया हमारा, किडनी। तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करता है, तो ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सिक्रिएट करता है। देन इसके जो साइट ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे है, तो रेड बोन मेरो में। ये क्या करता है वहाँ पे, तो जो रेड ब्लड सेल रहती है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और साइट ऑफ एक्शन क्या है इसकी, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वहां पे क्या करवाता है ये, तो जो जो जूस होते हैं गैस्ट्रिक जूस उनको स्टिमुलेट करवाता है। देन इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये क्या करता है, ये सिक्स में सिक्रेटिन हार्मोन रोल प्ले करता है। और इसकी जो साइट ऑफ एक्शन का है, तो स्टमक और पेनक्रियाज में है इसके साइट ऑफ एक्शन। और ये क्या करता है, जो पेनक्रेटिक जूस होते हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और जो कोलेसाइटोकिनिन है, तो कोलेसाइटोकिनिन को और क्या बोलते हैं हम, सीसी के। ठीक है, ये क्या करता है, तो इसका जो साइट ऑफ एक्शन का है गोल ब्लेडर और पेनक्रियास में, ये क्या करता है, तो जो पेनक्रेटिक जूस है और बाइल है उसको स्टिमुलेशन को रिलीज करता है। देन एडिपोज टिश्यू, तो ये कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो लेप्टिन। ये क्या कहाँ पे जाके इसका साइट ऑफ एक्शन कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस और जो अदर टिश्यूज होते हैं वहां पे। और ये क्या करता है, प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। मीन्स जब हम खाने के बाद हमको कैसा थोड़ा सा आलस आलस आ जाता है, तो वो कौन करवाता है, तो लेप्टिन हार्मोन जो रहता है वो इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, तो ओवरी एंड टेस्टिस, इसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो इनिबिन। और साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये क्या करता है, तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसके सिक्रीशन को ये कम करता है, उसको इनिबिट करने का वर्क करता है। ठीक है, देन हार्ट में क्या, एट्रिया में, तो जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन होता है। कब, तो और इसका साइड ऑफ एक्शन का है किडनी ट्यूबुल्स में। तो जैसे जो ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है, तो जो मैंने आपको बताया था रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बताया था मैंने। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो फिर जब वो ज्यादा ही अगर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो फिर उसको भी रोकना जरूरी है।
एक लेवल पे मेंटेन रहे तो ठीक है, पर अच्छा हद से ज्यादा होगा तो फिर उसको भी मेंटेन करने का काम करेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो वो कौन करता है, तो एक हार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, वो क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है, किसको, रीएब्जॉर्प्शन को। देन लास्ट वन क्या है, प्लेजेंटा। प्लेजेंटा में कौन सा हार्मोन, तो एससीजी, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसकी साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे है, ओवरी में। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रीशन को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये किस में हेल्प करता है, तो जो बेबी है, बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो एससीजी हार्मोन है, ये ओनली केवल कब सिक्रेट होता है, तो ये ओनली प्रेगनेंसी के टाइम सिक्रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये कभी सिक्रेट नहीं होगा। और जो एससीजी मीन्स जो प्रेगनेंसी हमारी होती है, तो प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव टेस्ट आता है, तो वो चेक भी किसके थ्रू होता है, तो जो ये प्रेगनेंसी किट आता है उसमें क्या देखा जाता है, जो एससीजी का हार्मोन है, एससीजी का जो ये हार्मोन है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एससीजी हार्मोन आ रहा है हमारी बॉडी में, मीन्स हम क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। मीन्स जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो वो किसके एक उसमें भी हम किसको मेन रोल देते हैं, तो वो एससीजी हार्मोन को देते हैं। क्यों, क्योंकि जो एससीजी हार्मोन है ये केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रेट होता है, उसके अलावा कभी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।